हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राव गौतम। कैसे हैं आप सब। तो आज हम क्लास 11th में है ना, पहला चैप्टर जो है हमारा सेट थ्योरी उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एकदम बेसिक, ठीक है, क्या कहते हैं, पहला चैप्टर है आपका 11th मैथमेटिक्स का। तो ये जो है आपका क्या कहते हैं कि जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, जिसका नाम क्या है, सेट थ्योरी है। तो सेट थ्योरी में जो पहला वर्ड यहाँ पे आया सेट, ठीक है। सेट थ्योरी मतलब जिसको हिंदी में समुच्चय सिद्धांत कहते हैं। तो सेट जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है, समुच्चय। तो सेट होता क्या है, सेट हम क्या कहते हैं, अगर आम बोलचाल की भाषा में बात करें, है ना, तो जैसे हम लोग कहते हैं कि कपड़ों का सेट, किताबों का सेट, है ना, टी सेट, लेमन सेट। तो ये सब अपने आप में क्या होता है, एक प्रकार से सेट ही होते हैं ना, जो क्या कहते हैं कि हम लोग बोलते हैं। तो इसकी वैसे परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा है कि मतलब किसी भी सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। तो एक प्रकार से एक कलेक्शन होता है। जैसे कि आपने नाम लिया यहाँ पे टी सेट, है ना। तो इसमें जो होता है, ठीक है, जितने भी यहाँ पे देखा होगा आपने कि जितने भी यहाँ पे बर्तन वगैरह होते हैं, है ना, चाय वाले, तो उनको टी सेट में रखा जाता है। तो ये सुपरिभाषित है, मतलब कि इसकी कोई डेफिनेशन है ना, कि इसमें क्या कहते हैं, एक विशेष प्रकार के गुण के आधार पर, है ना, कि इसमें चाय वगैरह ही पी जाती है। तो उस प्रकार उसके गुण के आधार पर इसको यहाँ पर रखा गया है। तो जैसे अगर दूसरे बात करें, है ना, तो बुक सेट मतलब किताबों का सेट। तो किताबों के सेट में जैसे किताब है ना, तो उनके सब्जेक्ट के अनुसार, कि जैसे मान लीजिए कि मैथ का सेट आपका ये है ना, मैथ्स की जितनी भी किताबें हैं, या फिर फिजिक्स की किताबें की अगर बात करते हैं ना, तो फिजिक्स का सेट हो गया। तो उसके किसी न किसी गुण के आधार पर अगर चीज़ों को क्लासीफाई किया जाता है, तो वो हम क्या कहते हैं कि सेट उसको कहते हैं। ठीक। तो वही यहाँ पे परिभाषा वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ये जो रेफरेंस लिया गया है, वैसे आपकी तो एनसीईआरटी चलेगी, लेकिन यहाँ पे दूसरे बुक का रेफरेंस लिया गया है ना, क्योंकि यहाँ पे जो परिभाषाएं वगैरह हैं वो एनसीईआरटी में थोड़ा कम सही होती हैं। बाकी चलेगी आपकी बुक एनसीईआरटी, लेकिन ये रेफरेंस क्या है, दूसरे बुक का लिया गया है, ताकि यहाँ से अच्छे से चीज़ों को समझाया जा सके। ठीक, एक बेसिक सा आइडिया लेते हैं ना। ये जो पीडीएफ है ये आपके लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, तो इसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और उसमें से जो काम काम की चीज़ें हैं वही आपको नोट करनी है। ठीक, सब कुछ यहाँ पे नोट नहीं करना है आपके नोटबुक में। तो इसको बताया जाएगी कि हाँ क्या क्या चीज़ आपको नोट करती रहनी है ना, और इसी हिसाब से आपके नोट्स बनते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर इसके इंट्रोडक्शन में बात करें, ठीक, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि समुच्चय की अवधारणा का उपयोग आजकल गणित की सभी शाखाओं में किया जाता है, क्योंकि समुच्चय सिद्धांत वर्तमान गणित का आधारभूत अंग है ना, एकदम बेसिक चीज़ है ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है आपका, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। पृष्ठभूमि इसकी क्या है कि समुच्चय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महान गणितज्ञ, जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। उन्होंने समुच्चय को निम्न प्रकार से परिभाषित किया था। तो उनका परिभाषा क्या है कि हमारे अंतर्ज्ञान या विचार द्वारा प्राप्त समस्त निश्चित तथा सुस्पष्ट वस्तुओं में कोई संग्रह समुच्चय है। ठीक, सुस्पष्ट मतलब कि कोई ना कोई एक उसकी परिभाषा होगी। जैसे टी सेट है ना, तो यहाँ पे क्या है कि एक परिभाषित चीज़ है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे कहा गया है। अब देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेट मतलब समुच्चय की संकल्पना। तो जैसे यहाँ पे है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं में सुपरिभाषित संग्रह, वेल डिफाइंड कलेक्शन समुच्चय कहलाता है। जैसे सुपरिभाषित से तात्पर्य क्या है कि सुपरिभाषित शब्द ऐसे नियम से है जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई वस्तु संग्रह में है या नहीं है। जैसे क्लास के सभी क्या कहते हैं बॉयज़ का समुच्चय, है ना। तो मतलब कि जो जो आपकी क्लास में जितने भी बॉयज़ होंगे, ठीक है, वो क्या है, एक प्रकार से सेट ही तो हुए। और उसमें डिफिनेशन क्या डाली गई कि सभी उसमें बॉय ही होंगे, तो ये भी क्या है, एक समुच्चय हो गया। तो परिभाषा इसकी क्या है, परिभाषा हमारी ये रही कि कुछ सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। एक तो ये आपका हो गया, है ना। या फिर दूसरी परिभाषा कि वस्तुओं के, है ना, दूसरी परिभाषा हमारी क्या है कि वस्तुओं के उस समूह अथवा अंग को समुच्चय कहते हैं जिसमें शामिल प्रत्येक वस्तु किसी वस्तु विशेष गुण को संतुष्ट करती है। या फिर वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाते हैं जिसमें शामिल वस्तुएं सुनिश्चित एवं अस्पष्ट होती है। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है ना। आप लोग सबसे पहले डालिएगा चैप्टर नंबर 1 समुच्चय। ठीक, उसके बाद जो आपको चीज़ लिखनी है ना, वो इसका परिभाषा लिखनी, और ये लिखना बस खाली इतना, है ना। परिभाषा में सिर्फ इतना लिख लीजिए बस, है ना, कुछ सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। ठीक, बस इतना बहुत है। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट करने वाली बात है ना, जो कि आप खाली समझ लीजिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपके दिमाग में रहेगी, बाकी इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या क्या चीज़ है, जैसे कुछ चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए कि समुच्चय को प्रायः कैपिटल लेटर्स में हमेशा लिखा जाता है, मतलब कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, है ना, एक्स वाई, ऐसे करके जो भी हम समुच्चय लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, पहला चीज़। दूसरा, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा कि अंग्रेजी वर्णमाला के मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के
सभी स्वर का समुच्चय, जितने भी आपके वॉवेल्स होते हैं। तो देखिए वॉवेल्स कौन कौन होते हैं, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं कि हाँ भाई वॉवेल्स का समुच्चय, माना कि कैपिटल वी से हमने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो इसको सेट की भाषा में कैसे लिखते हैं, इसका जो हमेशा यूज किया जाता है वो करली ब्रैकेट में यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम ना तो क्या कहते हैं कि ये वाला ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, ना तो छोटा वाला ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। तो जो भी हमारा समुच्चय होता है, सेट होता है, उसको हम लोग हमेशा करली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो करली ब्रैकेट लगाएंगे। अब आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने स्वर होते हैं, 5। कौन कौन से, ए, ई, है ना, आई, ओ और यू। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के स्वर होते हैं। जो सेट के अंदर मतलब करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, जैसे कि आपका ए हो गया, ई हो गया, आई, ओ और यू हो गया, है ना। तो जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, इसके मतलब जितने भी यहाँ पर अक्षर लिखे हैं, जितने यहाँ पे आपके वो लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये इसका अवयव कहलाएगा। किसका अवयव, समुच्चय का अवयव, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये समुच्चय वी का अवयव है। तो अवयव और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो मतलब हम क्या कहेंगे इसको, हम कहेंगे कि ए जो है वो एलिमेंट है किसका, वी का। तो ए एलिमेंट है वी का। इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा जाता है इस तरीके से, है ना। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। यहां पर ये जो ई के जैसा बना है, इसका मतलब क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, है ना, बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू का मतलब क्या हुआ, बिलोंग्स टू का मतलब ये इससे संबंधित है, मतलब कि स्मॉल ए जो है ये वी का क्या है, अवयव है, एलिमेंट है। तो इसलिए इसको बिलोंग्स टू हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और इसको कैसे लिखा जाता है, ये ई के जैसा रहता है, जिसका मतलब होता है कि ये आपका एप्सिलॉन है, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ आपका हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, तो ये कुछ बातें हो गई है ना, छोटी छोटी बातें, इसको क्या कहते हैं, लेकर चलते हैं, समझते हुए चलते हैं। अब देखिएगा, एक मिनट इसको थोड़ा रफ कर दें। ठीक, हाँ, अब देखो, तो हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पर ये सीखा कि जो भी हमारे समुच्चय होते हैं उनको कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। समुच्चय में जो ब्रैकेट लगता है, सेट में जो ब्रैकेट लगता है वो करली ब्रैकेट हमेशा लगता है, ठीक। इसके बाद इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं, जो भी इसके अंदर लिखे होते हैं, वो इसके एलिमेंट कहलाते हैं या फिर अवयव कहलाते हैं, और उन्हें कॉमा के द्वारा अलग अलग लिखा जाता है, ठीक। तो ये यहाँ पे कुछ रूल हो गए इसके। अब इसके बाद जैसे मतलब कि आपको दिखाना है कि हाँ, जैसे आई क्या है, यहाँ पर देखिए आई क्या है, ये इस सेट का हिस्सा है। तो इसको लिखेंगे कैसे, मैथ की लैंग्वेज में इसको लिखेंगे कि आई बिलोंग्स टू, है ना, बिलोंग्स टू कैपिटल वी। तो ये जो बिलोंग्स टू का मतलब कि आई अवयव है कैपिटल वी का, ठीक, मतलब इसका एक सदस्य है, ठीक। अब जरा देखो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जैसे बी नहीं है यहाँ पे, है ना। देखो अगर इस सेट में अगर आप देखेंगे तो इस सेट में बी नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना, इसको लेकर और ऐसे काट देंगे, तो इसका मतलब वो डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल वी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है ये वी का हिस्सा नहीं है ना, इसका मतलब हमारा ये होता है, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या क्या पॉइंट्स है। तो वही लिखा है यहाँ पे, समुच्चय में प्रायः बड़े अक्षरों, है ना, कैपिटल लेटर्स से निरूपित किया जाता है। समुच्चय में वस्तुओं को सदस्य एलिमेंट कहलाता है, ये आपका हो चुका। समुच्चय के अवयवों को छोटे अक्षरों ABC के रूप में निरूपित किया जाता है, मतलब कि जो सेट के अंदर होंगे करली ब्रैकेट के अंदर, वो कैसे लेटर्स होंगे, वो हमारे स्मॉल लेटर्स होंगे, ठीक। समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए एप्सिलॉन, वही चीज़ है ना, उसका उपयोग किया जाता है। मतलब जैसे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो इसका मतलब क्या है कि स्मॉल ए जो है ये कैपिटल ए का हिस्सा है ना, सेट ए का हिस्सा है। जैसे मैंने लिखा कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो मतलब कि ये बी का हिस्सा नहीं है ना, ये चीज़ है हमारा। चलिए ये पॉइंट्स हमारे हो गए। अब आगे आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ विशेष चीज़ यहाँ पे लिखी गई है ना, इसको देख लेते हैं कि भाई हाँ ये क्या चीज़ है। एक मिनट इसको रफ कर दें। ठीक, हाँ, अब देखिए, तो विशेष में यहाँ क्या लिखा है कि वस्तुओं के प्रत्येक संग्रह का समुच्चय होना आवश्यक नहीं है। जैसे किसी कक्षा में सभी अच्छे विद्यार्थियों का संग्रह एक समुच्चय नहीं है ना। अब यहाँ पर देखो हर चीज़ क्या कहते हैं सेट नहीं होती, अब इसमें भी कुछ मतलब कि अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं ये हमारा एक सेट हो गया। दूसरा, एक हम बोल दें कि अच्छा क्लास के सभी अच्छे स्टूडेंट्स का समुच्चय बनाओ, तो ये चीज़ अब डिपेंड करता है कि वो अच्छे किस मामले में है, ठीक है, मार्क्स के मामले में है या फिर बिहेवियर के मामले में या फिर अटेंडेंस के मामले में, है ना। तो जहाँ पर हमें ये चीज़ क्लियर ना हो कि उनका मतलब कि गुण किस आधार पर बताया जा रहा है, तो वो चीज़ हमें क्या कहते हैं कि वो चीज़ आपकी समुच्चय नहीं होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे किसी कक्षा में सभी अच्छे विद्यार्थियों का समुच्चय का संग्रह एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि
कोई विद्यार्थी अच्छा है या नहीं यह स्पष्ट रूप से कहना संभव नहीं है ना, किसी की नज़र में अच्छा है तो किसी की नज़र में खराब है। ठीक, तो इसलिए क्या है, आपका एक वेल डिफाइंड चीज़ नहीं है ना, सुपरिभाषित नहीं है ना। तथ्य यह है कि अच्छा होने का गुण सुपरिभाषित नहीं है, तो परिभाषा ही इसकी क्या हो गई कि सभी सुपरिभाषित वस्तुओं का समुच्चय। तो जो चीज़ अगर वेल डिफाइंड होगी तो वही आपका क्या कहते हैं, वो बनता है, सेट बनता है, नहीं तो नहीं बनता। आगे देखते हैं समुच्चय के उदाहरण, है ना, कौन कौन से उदाहरण, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, है ना, AEIOU, ये हमारा एक क्या कहते हैं कि सेट हो गया। भारतवर्ष की सभी नदियों का संग्रह, जितने भी इंडिया में नदी बहती हैं, है ना, तो वो क्या है, एक समुच्चय है। भारतवर्ष के सभी राज्यों का समुच्चय, जितने भी यहाँ पे स्टेट्स हैं। और आकाश के तारों का संग्रह, है ना, आकाश के तारे देखो अनंत हैं, इनफाइनाइट हैं, लेकिन ये भी क्या है, एक समुच्चय है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना, ये सब लिखना नहीं, ये सब खाली समझने के लिए है, बस जो लिखने वाली चीज़ है वो बता दी जाएगी। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। अब इसके बाद देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज़ समझना बहुत ध्यान से, इसको तो आपको एकदम समझ लो रटी हुई होनी चाहिए, है ना, ये जो चीज़ है इतनी चीज़ एकदम आपकी रटी हुई होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे एक एक करके समझते हैं इसको, है ना, कि ये चीज़ आखिर है क्या। तो गणितीय संख्याओं के कुछ मान्य समुच्चय, मतलब कि किसको किससे प्रदर्शित किया जाता है ना, ये प्रतीक आपको याद रहने चाहिए, और साथ ही साथ ये पता रहना चाहिए कि हाँ इसका विवरण क्या है और इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। एक एक करके उठाते हैं। जैसे सबसे पहला आपका क्या है, एन। एन फॉर आपको पता है क्या होता है, नेचुरल नंबर, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपका 1 से स्टार्ट होता है, तो n बराबर 1 2 3 ऐसे ऐसे करके ये चलता जाता है। और देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पर लिखा गया, ठीक है, यहाँ पर ये जो ब्रेकेट आपका यूज हुआ है, ये कौन सा ब्रेकेट यूज हुआ, करली ब्रेकेट यूज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी आपके समुच्चय लिखे हैं सब किस में लिखे हैं, करली ब्रेकेट में लिखे हैं, ठीक, मझले ब्रेकेट में लिखे हैं, तो आपको भी वैसे ही लिखना है। उसके बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर होल नंबर, सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 से लेकर अनंत तक जाता है। फिर जेड कह लो या फिर आई कह लो, ठीक है। अब आई जैसे यहाँ पर इन्होंने इरेशनल के लिए दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जेड ही यूज किया, तो हम लोग जेड्स के माध्यम से ही चलेंगे। तो जेड का मतलब क्या होता है, सभी पूर्णांकों का समुच्चय। तो जेड या फिर जेड प्लस सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय, नहीं, जेड में क्या है, सभी पूर्णांकों का समुच्चय आपका लिखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जेड इस तरीके से है, तो पूर्णांक आपके प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, है ना। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, ऐसी संख्याएं जो कि क्या कहते हैं कि पूरी संख्या है, मतलब दशमलव वगैरह नहीं, वो हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, कैपिटल जेड से। और इसके अंदर में 0 +-1 +-2, मतलब कि ये कुछ आपका ऐसे दिखेगा, है ना, ये कुछ ऐसे होता है कि जैसे जेड बराबर हमने लिखना है तो कैसे होता है, ये आपका इनफाइनाइट से चलेगा, ठीक। तो यहाँ पे माइनस संख्या आएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 और ऐसे ऐसे करके आगे चली जाएंगी। तो ये जो हमारा बना, ये हमारा कौन सा बना, इसमें देखो माइनस वाली संख्याएं भी हैं, ये माइनस वाले नंबर भी हैं और प्लस वाले नंबर भी हैं। तो ये हमारी कैसी नंबर हो गई, ये हमारे हो गए पूर्णांकों का समुच्चय, है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स। चलिए अब इसके बाद अब अगर आप इसको अलग अलग कर दें, है ना, माइनस वाले को अलग छाड़ दें यहाँ से इसमें से, तो आपका हो जाएगा कि सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ठीक। अगर इसमें प्लस वाले को अलग छाड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय। इसके बाद आता है क्यू, ठीक। क्यू का मतलब क्या होता है, ये क्यू मतलब आपका होता है परमेय संख्या, ठीक है। तो परमेय संख्या मतलब कि सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो अब जरा देखो यहाँ पे परमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ये हमारी परमेय संख्या होती है, मालूम है ये चीज़ आपको। तो इससे इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल क्यू से। तो कैपिटल क्यू क्या होता है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के तरीका कि कैपिटल क्यू आपका कैसे होगा, P/Q होगा। और P, Q कहाँ से बिलोंग करेंगे, P, Q आपका बिलोंग करेंगे जेड से, जेड मतलब कि यहाँ से। और साथ ही साथ क्योंकि P/Q है और नीचे हर है ना, और हर में क्यू लिखा है, तो आपको पता है ये चीज़ बताया गया है कि हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, है ना, ये चीज़ आपका हो गया। चलिए अगला देखते हैं, नंबर 7। तो नंबर 7 है हमारा आई मतलब क्या है, सभी अपरमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक। सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो परमेय ना होता है ना। तो यही लिखा है आपका Q सच दैट Q बिलोंग्स टू Q। अभी ये बताया जाएगा, है ना, कि ये सब क्या लिखा है, बाकी अभी समझने के लिए आप ऐसे ही नोट कर लेना। आर का मतलब क्या था, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्या मतलब कि जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हमने यहाँ पे नंबर देखे, इसको जरा ऐसे समझिएगा कि सबसे सुपीरियर इनमें कौन होता है, सबसे सुपीरियर इसमें होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो सबसे टॉप पे आपका आता है रियल नंबर, ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा रियल नंबर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल आर से, ठीक। तो कैपिटल आर से जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे
तो इसमें जितने भी नंबर आते हैं, ठीक है, दुनिया भर के सारे नंबर इसी में आपके आ जाते हैं। कौन कौन से नंबर? जैसे जैसे हमने यहाँ पर देखा कि आपका इसके अंतर्गत, ठीक है, नेचुरल नंबर भी आता है, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक, इसके बाद इंटीजर, इसके बाद पूर्णांक, इसके बाद अपूर्णांक, सॉरी, इसके बाद क्या कहते हैं, परमेय संख्या, इसके बाद अपरमेय संख्या। तो जितने भी यहाँ पे नंबर होते हैं सब किसका हिस्सा है? सब आपके रियल नंबर के हिस्से हैं, ठीक है। तो मतलब कि रियल नंबर से ही ये सारे नंबर्स आपके बने हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं में कौन कौन से आते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक, आपका इंटीजर, आपका रेशनल और इरेशनल नंबर, ठीक, ये आपके होते हैं। और फिर नंबर 9 है आपका सी, जो कि हम क्या कहते हैं कि चैप्टर नंबर 4 में इसके बारे में पढ़ेंगे। सभी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। सम्मिश्र संख्या मतलब कि एक ऐसी संख्या जो वास्तविक भी है और काल्पनिक भी है, ठीक है। तो ये चीज़ हम इसको डिटेल में जानेंगे। ये पूरा चैप्टर है यहाँ पे 11th में दिया गया है, ठीक। तो ये 9th वाला एज इट इज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा और बाकी इसको डिटेल में समझाया जाएगा, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको आपको नोट करना है, पूरा टेबल आपको नोट करना है, याद होना चाहिए। फिर अगला टॉपिक आता है आपका समुच्चय का निरूपण। समुच्चय के निरूपण का मतलब ये है कि कोई भी सेट आपका रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, दो तरीके होते हैं। पहला होता है जिसका नाम क्या है? तालिका, सारणीबद्ध अथवा सूची विधि, ठीक है। तो ये आपका पहला तरीका हो गया। इसके बाद जो दूसरा तरीका आपका होता है, ठीक है, तो वो हमारा होता है समुच्चय निर्माण विधि। तो एक एक करके सबको समझते हैं। तो तालिका, सारणीबद्ध या सूची विधि क्या है? इंग्लिश में इसको कहते हैं टेबुलर, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, है ना, नाम याद रहना चाहिए, ठीक। तो अब जरा देखो ध्यान से, ये चीज, ये हेडिंग आपको डालनी है। हेडिंग डालने के बाद आपको यहां से इतना नोट करना है, ठीक, ये इतना नोट कर लेना, ये बात समझ में, सिर्फ इतना नोट करना है हेडिंग डालने के बाद। तो अब जरा देखो ध्यान से, तालिका, सारणीबद्ध व सूची विधि में अगर हम देखें तो इस विधि में समुच्चय को, है ना, निरूपित करने के लिए हम उसके अवयवों को मझले ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाकर लिख देते हैं। जैसे अभी अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था सभी स्वर का समुच्चय। तो स्वर के समुच्चय में क्या लिखा था? ए, ई, आई, ओ और यू। तो हमने क्या किया कि इसके अंदर कॉमा लगाकर देखिए सभी जितने भी एलिमेंट है वो लिख दिए। और किस में लिखे? मझले ब्रैकेट में लिखे, ठीक, करली ब्रैकेट में लिखे। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया क्या कहते हैं कि समुच्चय को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो एक तरीका तो हमारा ये होता है ना। दूसरा तरीका देखते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। उदाहरण यहाँ पे देख लेंगे कि यदि किसी समुच्चय कैपिटल ए के अवयव 1 2 3 4 5 हैं तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, ए बराबर 1 2 3 4 5, ठीक। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ना। अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट है ना, कुछ विशेष चीज़ है, ये एक बार पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे कि किसी समुच्चय के अवयवों को दोहराने से उस समुच्चय की प्रकृति नहीं बदली जाती। जैसे मान लो कि किसी सेट में आपके कोई भी नंबर रिपीट हुए हैं, है ना। जैसे यहाँ पर देखो आपका 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 आपका 2 बार लिखा है, 5 आपका 2 बार लिखा है, ठीक। तो इसको ऐसे लिखने की अपेक्षा हम लोग क्या करते हैं कि समुच्चय में एक बार ही लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हुए, 4 2 बार आया है, 5 2 बार आया है। तो हम क्या करेंगे, 4 को एक बार और 5 को एक एक बार करके लिख लेंगे, ठीक है। तो कोई भी समुच्चय में आप किसी भी नंबर को रिपीट नहीं कर सकते, आपको एक ही बार में लिखना पड़ेगा। अच्छा, पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक। लिखना नहीं है, खाली समझना है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि किसी समुच्चय के अवयवों में क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। उसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं और उसका मतलब एक ही होता है। जैसे जैसे कि हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिएगा, ये आपका ABC लिखा है, इसको ABC लिखो, BCA लिखो, ACB लिखो, है ना। सबका मतलब क्या है? एक ही है। तो चाहे ABC के पोजीशन आप बदल भी दें, जैसे यहाँ पे आपका ABC लिखा था तो यहाँ पे पोजीशन को इंटरचेंज किया, ठीक, तो BCA लिख दो, तब भी बात एक ही पड़ी, है ना। या फिर किसी और को चेंज कर दो तो बात एक ही पड़ती है। तो वो चीज़ हमारी क्या होती है? वो चीज़ हमारी होती है, इसको मतलब कि यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको क्या कहते हैं कि इस तरीके से लिखने से, है ना। ये बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ठीक, अगला है यहाँ पे गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि। दो तरीके होते हैं सेट रिप्रेजेंट करने के, है ना। कौन कौन से तरीके होते हैं? पहला तरीका हमने देखा तालिका, सारणीबद्ध या सूची विधि, है ना। दूसरा हमारा क्या होता है? गुण विधि। इसको क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड, है ना। नाम याद रखना चाहिए, रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक। तो सेट बिल्डर मेथड में देखिए क्या होता है, इसमें हम किसी भी समुच्चय को उसके गुण के आधार पर लिखते हैं, है ना। यहाँ पर क्या करते हैं कि उसके गुण के आधार पर लिखते हैं और क्या कहते हैं, यहाँ पर एलिमेंट नहीं लिखा जाता उसके अंदर। कैसे? जरा समझिएगा ध्यान से। जैसे अभी अभी मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था, ठीक। ये वाला एग्जाम्पल देखिएगा, ये एग्जाम्पल मैंने लिया था सभी स्वर का समुच्चय, ठीक।
तो ये तरीका जो हुआ, ये तरीका हमारा हुआ तालिका विधि। अगर इसी को, है ना, सभी स्वर के समुच्चय को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे? तो उसको ऐसे लिखा जाता है, उसको लिखेंगे कि ए बराबर, मान लीजिए कोई सेट है, ए बराबर, यहाँ पे लिखा जाएगा एक्स और ये इसका निशान लगाया जाएगा, ये जो दो डॉट हैं इसको बोलते हैं सच दैट, है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको फिर से देखिएगा, इसको पढ़ा जाएगा कि एक्स सच दैट एक्स, इसका मतलब है कि एक्स ऐसा है कि एक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला का, ठीक है, अंग्रेजी, है ना, वर्णमाला का, ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, एक स्वर है ना, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है ना, सिर्फ स्वर है, स्वर है। तो देखिए इसी चीज को, है ना, ये जो हमारा ऊपर ये चीज लिखा था ना, इसी चीज को मैंने क्या किया कि यहां पर इसको किस में लिख दिया, इसको हमने लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें देखिए ये गुण के आधार पे, है ना, कि क्या है, एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो इसके गुण के आधार पर इस चीज को लिख दिया। तो इसका मतलब और ये जो लिखा है इसका मतलब, दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों की यूज अपनी अपनी जगह है ना, कि जहां पर जरूरत पड़ती है तो हम उस हिसाब से चीजों को क्या कहते हैं कि अंडरस्टैंड, मतलब कि उस हिसाब से यहां पर लिखते हैं, ठीक। अब आगे आगे देखते हैं इसके आगे। तो ये हमारा हो गया। तो अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये पहला एग्जाम्पल, ठीक है, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का तरीका होता है कि देखिए इस विधि में हम कोष्ठक में एक चर राशि, इसको आपको नोट करना है, यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ये उदाहरण लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये चीज़ आपको नहीं लिखनी, ये वाला पैराग्राफ। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि इस विधि में हम एक चर राशि, मतलब कि एक्स, है ना, मतलब वेरिएबल, जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को दर्शाती, जैसे यहाँ पर ये एक्स का मतलब क्या हुआ, ये सेट के अंदर जितने भी अवयव हो उसको ये प्रेजेंट करता है। इसके पश्चात पी एक्स द्वारा एक्स के गुण को लिखते हैं तथा पी एक्स को चिन्ह ये, है ना, जबकि, मतलब ये इस चिन्ह से पृथक करते हैं, मतलब कि यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है इस तरीके से, ठीक, ये लिखा है। तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, है ना, या फिर आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। दो किसी किसी किताब में इस तरीके से लिखा गया है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, और लगभग किताब में आपका ऐसे लिखा गया है। दोनों का मतलब एक ही होता है। हम लोग जो फॉलो करेंगे, हम लोग ये वाला फॉलो करेंगे, ठीक, ये वाला एक्स सच दैट एक्स वाला, ठीक। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल ए बराबर, है ना, कि जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है तो मतलब सभी स्वरों का समुच्चय, जितने भी स्वर होते हैं। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या हुआ कि एक से लेकर जितने भी आपके नंबर होते हैं अनंत तक, वो हमारी प्राकृतिक संख्या है, सब इसमें आएंगी। फिर तीसरा, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या जो 15 से छोटी है। तो 15 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7 और 11। 11 के बाद 13 भी, है ना, 11, 13। तो ये क्या होगी, 15 से छोटी अभाज्य संख्या होगी, इसका मतलब ये हुआ। आगे नंबर 4, चौथा एग्जाम्पल है यहाँ पे कि एक एस बराबर 1, 4, 9, 16, 25 को समुच्चय निर्माण विधि में इस प्रकार लिखते हैं, है ना। तो जैसे ये यहाँ पे चल रहा है तो इसको समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे? तो अब जरा देखो यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं आपके, नंबर क्या लिखे हैं? नंबर आपके लिखे हैं कि एस बराबर 1, 1 के बाद आपका लिखा है, क्या लिखा था, हाँ 149। तो 1 ये आपका हो गया 4, 9, 16, 25, है ना, ऐसे ऐसे करके आपके नंबर चल रहे हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर जब अगर हम इसको क्या कहते हैं कि समझें यहाँ पर, है ना, कि ये चल क्या रहा है, तो आप देखेंगे ये नंबर्स का स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, नंबर्स का स्क्वायर चल रहा है, मतलब ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इसी प्रकार से आगे चलेगा। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका है कि एक्स सच दैट एक्स, है ना, एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। देखिए उतनी बड़ी ना लिख के हम यहाँ पे छोटे में निपटा दिए, और इसका मतलब और इसका मतलब दोनों एक ही है, ठीक। एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, मतलब प्राकृतिक संख्या है और उसका स्क्वायर ये चल रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ। एक और पॉइंट यहाँ पे, है ना, अगला देखते हैं विशेष, कि समुच्चय में अवयवों की संख्या कम होने पर उसे सूची विधि द्वारा लिखना चाहिए। जैसे मान लो अवयव की संख्या फिक्स है ना, 5-6 आपके एलिमेंट हैं, तो उसे कौन से विधि से लिखना चाहिए? उसे पहले मेथड से लिखना चाहिए, है ना, टेबुलर फॉर्म से या फिर रोस्टर मेथड से, ठीक। इसके विपरीत यदि अवयवों की संख्या बहुत अधिक है, जैसे अनंत तक की संख्या या फिर अपरिमित हो, तो ऐसे समुच्चय के लिखने के लिए गुण विधि का प्रयोग लाभदायक होता है। जैसे बहुत सारी संख्या है तो उसको आप सब थोड़ी लिख सकते हैं उसमें, तो उसको हम लोग गुण विधि से लिखते हैं, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म से लिखते हैं, और जिसमें एलिमेंट कम है उसको हम लोग रोस्टर विधि से लिखते हैं, तालिका विधि से, ठीक।
कार्य विधि क्या है इसकी कि समुच्चय निर्माण विधि से समुच्चय लिखने के लिए गुण px को ज्ञात कीजिए जो उसको संतुष्ट करते हो, मतलब आपको गुण पता होना चाहिए बस, है ना, कि ये किस तरीके से इसको संतुष्ट कर रहा है। ठीक, तो उस आधार पे हम लोग उसको क्या कहते हैं कि लिखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको, है ना। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे यहां पर अगर आप समझिएगा कि यहां पर अगर इसके उसको देखें, ठीक, ये चीज आपको नोट करनी है ना, समझ के ये चीज नोट करनी है। देखो जैसे पहला है हमारा कि 20 से 30 के बीच आने वाली समस्त प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 20 से 30 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे आपके, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, है ना। ये हमारे क्या हो गए, 20 से 30 तक के नंबर हो गए। तो सारणी विधि में हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक, ये सारणी विधि हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, है ना, कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, है ना, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। n क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है ना, x बिलोंग्स टू n सच दैट। अब ये कैसी है कि जो x का मान है ना वो किसके किसके बीच में है, x का मान 30 से छोटा है लेकिन किससे बड़ा है, 20 से बड़ा है। ठीक, तो इसको हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट में लिख दिया। तो यही चीज हमारी क्या हो गई, यही चीज हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, है ना, कि हमने इसके गुण के आधार पे देखो x क्या है, x एक नेचुरल नंबर है और x की जो वैल्यू है वो किसके किसके बीच में है, 20 से 30 के बीच में है। तो इसका मतलब हमारा ये हुआ। ठीक, अगला एग्जाम्पल समझते हैं। अगले एग्जाम्पल में क्या है, ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा इसका। फिर है आपका अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। ठीक, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं आपके, 5 होते हैं। ठीक, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। तो इन 5 चीजों को, ये तो हो गया सारणी विधि में लिखने का तरीका। समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे x सच दैट कि x क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो इसका मतलब और इन दोनों का मतलब क्या है, ये सेम ही है। ठीक, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, है ना। अगला है आपका नंबर 3। क्या लिखा है यहाँ पे कि 1991 से लोकसभा के 6 सभापतियों का समुच्चय। तो जितने भी हमारे लोकसभा के सभापति होते हैं उनका समुच्चय यहाँ पे नाम दिया गया है। कौन कौन है, पाटिल, संगमा, बालयोगी, जोशी, सोमनाथ तथा मीरा कुमार। ठीक, ये समझने के लिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, सिर्फ समझने के लिए है ये चीज। तो ये हमारे क्या है, सभी लोकसभा के सभापति हैं। तो ये तो हो गया हमारी सारणी विधि। इसको हम लोग समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, समुच्चय निर्माण विधि में लिखने का तरीका कि x सच दैट 1991 के बाद लोकसभा के सभापति हैं। तो जितने भी यहाँ पे ये लोग लिखे हैं ये लोग क्या है, लोकसभा के सभापति हैं, सबके नाम लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक, ये हो चुका है इसका। अगला है, अगला क्या दिया है हमें, स्टेटमेंट दिया है, मतलब क्वेश्चन हमें इस रूप में देगा। देखो क्वेश्चन जो इसमें मतलब कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं वो हमें इस रूप में दिए होते हैं, है ना। कथन दिया होता है तो कथन से पूछ लेगा कि अच्छा सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ, या फिर इस स्टेटमेंट से सारणी विधि में आप लिखिए, या फिर हो सकता है कि उल्टा पूछ ले, है ना। उल्टा क्या पूछ ले, मान लो आपको ये दे दिया क्वेश्चन और आपसे पूछा कि चलो अच्छा इसका ये बताओ, स्टेटमेंट बताओ, है ना। तो वही चीज है यहाँ पे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अगला है कि शब्द ट्रिगोनोमेट्री, है ना, ट्रिगोनोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी अक्षर उसको एक एक बार लिखना है ना, एक एक बार, क्योंकि समुच्चय में हम 2 बार नहीं लिखते हैं किसी भी एलिमेंट को, है ना। जैसे यहाँ पर देखो स्पेलिंग में आपका ओ कितनी बार है, 2 बार ओ है, लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक, तो हमने क्या लिख लिया, टी लिख लिया एक बार, आर लिख लिया, आई जी ओ एन एम ई वाई, है ना। क्योंकि टी भी देखो यहाँ पे एक बार टी आपका ये है, एक बार टी आपका ये है, 2 बार टी है, लेकिन हम क्या करते हैं कि एक ही बार सेट में लिखते हैं। ये होगी हमारी सारणी विधि। समुच्चय निर्माण विधि में देखते हैं। तो समुच्चय निर्माण विधि में क्या है आपका कि x सच दैट x शब्द ट्रिगोनोमेट्री का एक अक्षर है। तो मतलब कि क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री का ये अक्षर है ना। तो बस यही है, यही चीज इसकी हो गई। अगला है 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, विषम प्राकृतिक संख्या है। तो 10 से कम ऐसे नंबर जो कि आपके ऑड हो, है ना। तो यहाँ पे देखो ऑड नंबर आपके कौन कौन से होते हैं, विषम संख्या कौन कौन सी होती है जो 10 से कम हो, तो 1, 3, 5, 7, 9। ठीक, तो ये हमारे हो गए 10 से कम प्राकृतिक संख्या है। ये हो गया रोस्टर मेथड। समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखोगे कि x सच दैट 10 से कम प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक विषम प्राकृतिक, ठीक है, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। तो यहां पर इसमें गुण के आधार पे लिखते हैं और यहां पर क्या कहते हैं, एलिमेंट में मतलब कि सेट के रूप में लिखते हैं, है ना। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यहां पर ये जो चीज है ना, ये जो जितने भी चीज यहाँ पे लिखी गई हैं, ये जो हमारा सॉल्व एग्जाम्पल है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, है ना, और समझने की कोशिश करिएगा, है ना। इसीलिए यहाँ पर मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो इसको आप समझेंगे एक बार अच्छे से तो बाकी कल इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वो चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका बेसिक रूप हुआ। इसका जो PDF है वो लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो आपका होता है यूट्यूब पे,
उसमें लिंक इसका दे दिया जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और इसको समझ लेना, ठीक है। क्योंकि इसमें ये थ्योरी है बहुत बढ़िया दी गई है, तो इसलिए यहाँ से ये थ्योरी उठाई गई है। तो आज के लिए इस सेशन को यहीं पे मतलब स्टॉप करते हैं। तो क्या कहते हैं, इसको आप लोग रिवीजन करके आइएगा, बाकी इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।